आर्थिक तरक्की में पिछड़ते आए राजस्थान को एक बार फिर से अव्वल बनाने की कवायद शुरू हो गई है और ये कवायद अब मुंबई में शुरू हुई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भव्य कार्यक्रम और रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी और खुद चीफ सेक्रेटरी भी शरीक हुए। इस दौरान बिजनेस जगत के दिग्गजों से मुलाकात और बात हुई सरकार की और उन्हें राजस्थान में आने का और निवेश करने का न्योता दिया गया। कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू साइन किए गए। इससे बताया जा रहा है कि 6,70,000 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। सीएम भजनलाल ने कहा इंडस्ट्रीज से कि मैं आपको न्योता देने आया हूं, आइए हमारे प्रदेश में सौंधी माटी में अपना उद्यम का बागीचा लगाइए, जिसकी पूरी देखभाल सरकार करेगी। मंत्री राजवर्धन राठौड़ बोले कि राजस्थान अब रेड टेप से नहीं बल्कि रेड कारपेट से चलेगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने फाइलों के फटाफट निस्तारण का हवाला दिया। तो कुल मिलाकर एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई है। एक तरह से कहें कि राजस्थान को इकोनॉमी के लिहाज से मजबूत बनाने के लिहाज से इंडस्ट्रीज के सामने पिच किया गया। बड़े सपने बुने गए हैं। राजस्थान को इंडस्ट्री स्टेट बनाकर अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब क्या ये लक्ष्य है, इन सपनों के क्या मायने हैं और इन्हें पूरा करना कितना आसान होगा और कितना चुनौतीपूर्ण होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको इससे जुड़े ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो राइजिंग राजस्थान में बुने सपने, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अलग अलग क्षेत्रों की बात हुई है। आसान उद्योग, कम लागत की नीति सरकार ने रखी है। रेड टेप से रेड कारपेट पर अब लाने की मुहिम है। ये भी बताया सरकार ने कि औसतन 4 घंटे में राजस्थान में फाइलों का निस्तारण हो जाता है। पहले 30 घंटे लगते थे और सिर्फ 4 घंटों में फिल्म सिटी को जमीन दे दी गई, खुद सीएम ने बताया। और राजस्थान को अग्रणी इंडस्ट्री स्टेट बनाने का सपना रखा गया है। 4.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें करीब करीब 6.25 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। तो कौन से सेक्टर जिन पर फोकस होगा? ऑटो, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ये सब क्षेत्र हैं। पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और आईटी पर विशेष फोकस रखा गया है। एक अहम बात यह कि सेकंड टियर शहरों को अब इंडस्ट्री हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। अलवर, सीकर या फिर सीमाई जो कस्बे या शहर हैं, उनको कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल पर खासा जोर रहेगा। अब कुछ सवाल भी निश्चित रूप से बढ़ते हैं कि कितना अलग और प्रभावी होगा राइजिंग राजस्थान 2024 जो दिसंबर में होने जा रहा है। पूर्व समिट के उलट क्या सभी एमओयूज लागू होंगे, ये बड़ा सवाल होगा। कौन से सेक्टर प्रदेश को रफ्तार दोगुनी देंगे? बनाने को लेकर भी बड़ा सवाल है और अब यही बात निकल पड़ी है कि जो एमओयूज में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ के जो रोजगार कहे जा रहे हैं, 6,70,000 से ज़्यादा जो उपजेंगे, वो क्या वाकई हकीकत बनेगा? और अगर उसे पंख लगाने हैं जो ये भविष्य की उड़ान को लेकर, इसके इंतज़ाम को लेकर स्थिति फिलहाल क्या है और कितनी तैयारियां हमारी राजस्थान भर में हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कितना फ्यूचर रेडी है राजस्थान, इसको लेकर बात करेंगे। आकाश जिंदल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद होंगे, जाना पहचाना नाम है, एनडीटीवी पर आप अक्सर देखते हैं। सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बहुत स्वागत अग्रवाल साहब। और वहीं ठाकुरदास, रिटायर्ड डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर टू राजस्थान। और कुछ एक्सपर्ट हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आगे भी जुड़े। अब तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक और समिट होने जा रही है, राइजिंग राजस्थान 2024 नाम दिया गया है। दिसंबर में होगी, सर्दियों में, लेकिन तैयारियां मानसून से शुरू हो गई हैं। मुंबई में बड़ा आयोजन हुआ। आपको क्या लगता है, जो सपने बुने गए हैं 4.5 लाख करोड़ के एमओयू के जरिए, और समिट के दौरान भी निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट और आएगा, कितना हकीकत बन सकता है? धन्यवाद मनीष जी। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सरकार है, इसके पास अगले 4 साल है हर एक सपने को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली ये जो सपने बुने जा रहे हैं पूरे होंगे। उसका मुख्य रीजन है कि हमारे राजस्थान ये जो फ्रेट कॉरिडोर है वो भी चालू हो जाएगी। और जो हमने अभी जो जल समझौते किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
जो ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और यमुना जल समझौता, उससे भी कुछ ना कुछ इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगले 4 साल में हम ये समझते हैं कि राजस्थान इसमें अग्रणी है, काफी आगे। क्योंकि आज अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में राजस्थान के लोगों की इंडस्ट्रियां और ट्रेड बहुत ज्यादा है, और वो राजस्थान में उसका हिस्सा बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे ही ये सुविधाएं मिलेगी, लोग अपने आप आएंगे। आज अपन ने देखा है कि बॉम्बे में बहुत अच्छे एमओयू हुए हैं। 4.5 लाख करोड़ के फर्स्ट रोड शो में एमओयू होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी जीत दिखाता है कि राजस्थान में आने वाला टाइम बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए होगा। जी, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आगे भी मैं आपसे लूँगा अग्रवाल साहब की, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड भी देखते हैं। जो अभी तक ख़ास तौर पर कमज़ोरियाँ रहीं, उनको कितना दुरुस्त किया गया है और क्या क्या रफ्तार चाहिए जो एक इंडस्ट्री स्टेट बनाने को लेकर, उस पर भी आपसे बात करेंगे। मैं आकाश जी आपसे जानना चाहूँगा, अब सरकार ये कह रही है कि 5 साल में हम स्टेट को दोगुनी तरक्की दे देंगे और एक इंडस्ट्री स्टेट बनकर उभरेगा। निश्चित रूप से पड़ोसी अगर गुजरात को देखें तो पर कैपिटा बहुत हाई है, जीडीपी का साइज बहुत है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद इन पड़ोसी राज्यों से पिछड़ते रहा है। आपको क्या लगता है जो बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी स्टेट को इंडस्ट्री बनाने को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बात करें या फिर एक अप्रोच के लेवल पर बात करें, क्या वो दिखाई पड़ रही हैं फिलहाल? Manish, you have said it very rightly. The most important thing is approach. And I think Rajasthan government, I must compliment they're sitting with the right approach. Because Rajasthan as of now needs lots and lots of investments. Firstly, we all know Rajasthan is having high fiscal deficit. Fiscal deficit, let me explain people, the difference between the expenditure and income. I mean, the state has certain expenditure, certain income. So that fiscal deficit needs to be plugged in. Then Rajasthan has lots of borrowings. जी, Now, borrowing, what it means is that lot of interest has to be paid on those borrowings. So if investments come in, if more and more money comes into Rajasthan, more factories, more plants would be put up. So what would it mean? It would mean clearly much more taxes would be generated, much more money for Rajasthan government. Firstly, the fiscal deficit would be plugged. Secondly, the interest can be, the loans can be reduced, interest can be paid. And most importantly, Rajasthan would be in a position to give more and more employment opportunities. Plus, per capita income, as you have rightly said, that would also increase. As far as intent and approach is concerned, one thing let me tell you, businessmen of Rajasthan are famous not only throughout northern India, but throughout India. They have gone to states like Assam, Bengal, and they have shown their entrepreneurial acumen. So these people, they know how to do business. These people, they definitely know how to run industry. And these people are experts in business. The only thing is the government needs to give them opportunity. And I think the current government is giving them opportunity because what they're doing is they have invited global investors, they have invited national investors. So they'll be investing in the state. And now the most important thing is, which I think everybody would be asking, and particularly the opposition, would the MOUs fructify? I think MOUs would. Because now Mumbai connectivity of Rajasthan is increasing with Absolutely. the great infrastructure which central government has laid. So Mumbai connectivity is increasing. So Rajasthan, once upon a time, you could say it was a state which didn't have sea connectivity. Now with Mumbai connectivity increasing, sea connectivity would increase. Topography is now better. Plus raising of money is easy. And now again, there are so many educated people, I mean, educated engineers, MBAs in Rajasthan, which can very well get jobs in the industry. They can work at viable prices. So I think this is a very right step in the right direction. It's going to fructify. And of course, I think it's going to deliver results. बिल्कुल राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन किस मंजिल तक लेकर जाएगी? ठाकुर दास साहब, आपको मैं लेकर आना चाहूँगा इस चर्चा में। आपने खुद काफ़ी नज़दीकी से काम किया है मुख्यमंत्रियों के साथ में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सरकार में जो अप्रोच की बात अभी आकाश भी कर रहे थे, कितना फ़र्क आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि सुधांशु पंत ने खास तौर पर उदाहरण दिया, एक निजी उदाहरण भी दिया कि किस तरह से उनके एक पहचान वाले पहले राजस्थान में बिजनेस करना चाहते थे और अब ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उसको एक्सपैंड भी उन्होंने तेज़ी से करने की अब मंशा जताई, जो कि पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि मसलन औसतन अब सिर्फ 4 घंटे में फाइलों का निस्तारण हो जाता है। सीएम ने कहा कि 4 घंटों में उन्होंने फिल्म सिटी को ज़मीन दे दी है। तो ये क्या कांस्टेंट अप्रोच रहेगी
उसी से काम बनेगा, या फिर क्योंकि एक पिच करना पड़ता है स्टेट को कि भाई आइए और निवेश कीजिए, वरना ब्यूरोक्रेसी तो अपने ढंग से काम करती है। तो पिच तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन क्या वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो राजवर्धन राठौड़ भी अपनी बात कह रहे थे कि रेड टेप से रेड कारपेट, क्या रेड कारपेट पर आने का ये बुलाने का ये न्योता इतना जल्दी सही साबित होगा? मतलब आ सकते हैं इतने जल्दी रेड कारपेट पर इंडस्ट्रीज यहाँ, वो रेड टेप तो रहेगा ही रहेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है ये बात। जो आजकल का जो वातावरण है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, विशेषकर जो सुधांशु पंत चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं और डेवलपमेंट को बहुत महत्व देते हैं। और जहां तक 4 घंटे में फाइल क्लियर करने की बात है, वो बिल्कुल सही है। सेक्रेटरीट में भी फाइलें जहां मतलब कोई पता नहीं पड़ता था फाइलों का, और वो उनके पीछे कोई लाइजन अफसर लगाना पड़ता था, वहां बाबू चपड़ासी या अफसरों को भी कुछ सेवा करनी पड़ती थी, वो अब बिल्कुल करीब करीब बंद हो गया है सुधांशु पंत के आने से। और अजिताभ शर्मा जैसे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बने हैं, राजवर्धन जैसे मंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि ये माहौल बहुत अच्छा है। बाकी एमओयू तो देखो पहले भी बहुत हुए हैं। अगर इसकी मॉनिटरिंग सीएम लेवल पर और सीएस लेवल पर होगी तो ये सारे मतलब एमओयूज के सक्सेस होने की काफी संभावना है। बाकी अदरवाइज तो देखो ब्यूरोक्रेसी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, रिको आएगा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, जिला कलेक्टर आएंगे, ये सारे लोग इस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में आते हैं। ये तभी ये लोग दबेंगे या तभी लोग ये काम करेंगे जब चीफ सेक्रेटरी हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। गुजरात में जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे, वहां जिस तरह से इन्होंने खुद ने मॉनिटरिंग की, और इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे भी पूछा कि आपकी इंडस्ट्री कितनी प्रोग्रेस हुई, कहां तक आगे बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, क्या दिक्कत आई। तो इस तरह से कोई एक अधिकारी जो विशेष जो इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा अधिकारी जो इंटरेस्ट लेके काम करे और राजस्थान के हित में काम करे, ऐसा कोई अधिकारी भी इनको और लगाना पड़ेगा मॉनिटरिंग के लिए। तो बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत यहाँ रिसोर्स है राजस्थान में जिसका कोई दोहन हो ही नहीं रहा है, जिसका कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। रही बात जैसे मान लो, अब पहले भी मैंने देखा कि लैंड अलॉटमेंट की बात आती है। लैंड अलॉटमेंट चलो हो गया, एक गवर्नमेंट की कंपनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको लैंड अलॉटमेंट करने में 2 साल लगा दिए मुख्यमंत्री ने। जो नए मुख्यमंत्री आए उन्होंने 6 महीने के अंदर वो सारा कर दिया, अलॉटमेंट भी हो गया। परंतु अलॉटमेंट होने के बाद वहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको जो इंडस्ट्रीज है, उनके जो आदमी वहां काम कर रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। आज ऐसी स्थिति है, थोड़ी बहुत सुधार हुआ है सुधांशु पंत साहब के आने से। तो ये थोड़ा जरूरी है कि भाई चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर करें, और अजिताभ शर्मा जो इस तरह के डायनेमिक अफसर हैं ये खुद मॉनिटरिंग करें। अदरवाइज तो देखो फिर वही हश्र होगा जैसा पहले हुआ, खर्चे पानी हो जाएंगे, बड़े बड़े समिट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, कुछ होगा नहीं। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, आपका मानना है कि पर्सनल सुपरविजन में लाना होगा इन सब चीजों को, जो अप्रोच फिलहाल तो हालांकि इंटेंट दिखाया है, और आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर रहे हैं। सुरेश अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाकई एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री या कहीं की किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिहाज से? आप तो खुद बिजनेस करते हैं, आपको मालूम है। सरकारों को भी मतलब अब बिजनेस की बात करनी होगी। मतलब जो कामकाज की बात एक तरह से कहें कि समिट्स में हो जाती थी, लेकिन बिजनेस की बात, बिजनेस के अंदर की बात, किस तरह से सुविधाएं ज़्यादा बढ़ें, किस तरह से रोज़ाना का कामकाज, जो अभी ठाकुर दास साहब कह रहे थे कि जब ज़मीन पर जाते हैं तो पुलिस, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों के लिए जो जूझना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ को, उनको स्ट्रीमलाइन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके लिए सुपरविजन चाहिए कैपिटल हेडक्वार्टर्स पर। आपको लगता है कि ये काम अब सीएमओ के स्तर पर हो, सीधे स्तर से, तभी ये तेजी आ सकती है? बिल्कुल ठीक है। ठाकुरदास जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो 100% सही है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सिंगल विंडो जो सिस्टम हमारा है, मैं नहीं कहता कि 4 घंटे में कोई फाइल क्लियर होके चली जाएगी। 4 घंटे में हो सकता है चीफ सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी लेवल अजिताभ जी भी कर दें, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कर दें, सीएम साहब कर दें, पर नीचे जैसे ठाकुरदास जी ने बोले बिना लेने देने के काम में आगे बढ़ती नहीं थी। पूरी कंप्लीट फाइल जमीन अलॉटमेंट तक अगर 1 महीने में भी काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और जरूरी है कि बहुत तेजी से काम हो, और सिंगल विंडो सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि उसकी मॉनिटरिंग अगर सीएम जैसे ठाकुरदास जी ने
सीएम लेवल पे या चीफ सेक्रेटरी लेवल पे या इंडस्ट्री सेक्रेटरी लेवल पे भी होगी, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और बहुत सारी फाइलों में पिछले दिनों में ये हुआ है, पिछली सरकार में ये हुआ है कि 4-4, 6-6 महीने तक फाइल क्लियर नहीं हुई तो लोग यहाँ से एमपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को देखो, अभी सरकार ने इंडस्ट्री पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी रोक रखी है कि सबसे राय लेके, ये भी एक अच्छी बात है। सरकार ने ये पॉलिसी रोकी कि हम सबसे राय लेंगे और राय ले रहे हैं, इंडस्ट्री से भी राय ले रहे हैं, बाकी आप लोगों से भी राय ले रहे हैं। तो उसके भी यहाँ पे अगर जितनी जल्दी क्लियरेंस होके अगर फाइल क्लियर होगी, अलॉटमेंट होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रदेश की इंडस्ट्री के हित में एक अच्छा कदम होगा और काफी इंडस्ट्रियां आने का राजस्थान में चांस है। सुरेश जी, आपने कहा कि बहुत है। जी, आपने इंडस्ट्रीज का जिक्र किया। मैं आपसे ये भी जान लेता हूं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर एक तरह से कहें कि वो इस अंतर को पाट सकती हैं। जैसे हम अगर चाहें कि राजस्थान को गुजरात बनाना है, गुजरात जैसा देखना, आपको क्या लगता है? क्योंकि एमओयूज तो पेट्रोकेमिकल्स को लेकर भी हुए हैं, रसायन को लेकर भी हुए हैं, आईटी को लेकर भी हुए हैं, अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भी हुए हैं। आपको क्या लगता है की सेक्टर क्या होंगे राजस्थान की ग्रोथ के लिए? मैं ये समझता हूं कि जब हमारे पास ये ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और यमुना समझौता पानी आता है, तो फूड से संबंधित इंडस्ट्रियां राजस्थान में बहुत बड़ा स्कोप है, उसका एक बड़ा चांस है। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन है, उससे संबंधित, उसके खाली सिर्फ ये नहीं कि हम स्लैब बना के बेचे, उसकी मूर्तियां, उसके डिजाइन, उसके एंसिलरी आइटम बहुत है। हैंडीक्राफ्ट का हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो इसका अभी तक बहुत कम वो हुआ है, क्योंकि ऑयल, लुब्रिकेंट, ग्रीस और इसके एसेसरीज आइटमें बहुत सारी बनती है, उसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ कपड़े का बहुत बड़ा स्कोप है। और सबसे बड़ा स्कोप आज की तारीख में जो हम सेरेमिक टाइल है, इसका रॉ मटेरियल सारा का सारा गुजरात जाता है। अगर यहाँ पे गैस लाइन की कोई व्यवस्था की जाए तो सेरेमिक टाइल का वर्ल्ड वाइज सबसे बड़ा हब राजस्थान बन सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे बड़ा राजस्थान में है। तो इसलिए इंडस्ट्री, और ये फ्रेट कॉरिडोर चालू होने के बाद इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर तक का पहले सरकार के पास सरकार ने पहले एक अलग से इसका वो डिपार्टमेंट भी बनाया था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। तो अगर ये 40% हिस्सा हमारे पास से जाता है, अगर इस पे अगर सरकार बहुत तेजी से काम करे, तो मैं ये समझता हूं कि हम राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। बिल्कुल। अब आकाश जी, मैं लौटूंगा, आपके पास भी आ रहा हूं। मैं हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रिको के फॉर्मर चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़े। जी आकाश जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मेरा आपसे आप कुछ कहें उससे पहले मेरा आपसे सवाल ये भी होगा कि चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरह के एमओयूज बहुत हो जाते हैं। मुझे याद है राजस्थान में पहले भी बड़े बड़े समिट्स हुए हैं, लेकिन मुश्किल से 8 से 10% एमओयूज ही जमीन पर आ पाते हैं। उसको लेकर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा। उसी पे मैं बोलना चाहता था जी। सबसे पहले तो सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम बाउंड क्लियरेंसेस। कोई भी फाइल अगर अप्रूवल के लिए लगती है, उसको टाइम दिया जाए कि हफ्ते के अंदर या 10 दिन जो भी है, उसके अंदर वो फाइल क्लियर करनी है। अगर नहीं क्लियर होती तो कौन से रीजन से, क्या ऑब्जेक्शन है, वो जो व्यक्ति फाइल लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसे बताया जाए। ये ना हो कि फाइलें जो है पड़ी रहें, लोग इन्वेस्टमेंट करने की वेट करते रहे। तो टाइम बाउंड क्लियरेंस एक रखी जाए, क्योंकि जब इतना अच्छा काम हो रहा है, साथ साथ इंप्लीमेंटेशन, देखिए हुआ क्या है, प्लानिंग के लेवल पे सीएम साहब, उनकी मिनिस्ट्री, वहां पे बहुत अच्छी प्लानिंग हो गई है, उनको मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा काम करना चाहते हैं। अब जरूरत है अच्छी प्लानिंग के साथ साथ इंप्लीमेंट करने की, इसको एग्जीक्यूट करने की। तो सबसे पहले तो टाइम बाउंड क्लियरेंस रखी जाए। दूसरी, सीएम साहब से और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर 6 महीने बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट मीडिया के सामने, आकाश जिंदल जैसे लोगों के सामने, इंडस्ट्री के सामने रखी जाए। कितने एमओयू हुए थे, कितने उसमें से फ्रक्टिफाई हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना उससे टैक्स जनरेट हुआ है, कितना राजस्थान का कर्जा जो है वो कम किया गया, कितना फिजिकल डेफिसिट कम किया गया। हर 6 महीने बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखें, ताकि जो है प्रदेश को और देश को बताया जाए कि हाँ, इसको हमने ये अचीव किया है। देखिए, अल्टीमेटली ये है कि जब वो इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स जनरेट होगा, तब जाके एक्चुअल तरक्की होगी। प्लानिंग के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया गया है। प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि राजस्थान को एक आइडियल स्टेट बनाया जाए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं जो है इकोनॉमिस्ट होने के नाते दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब कोलकाता जाता हूँ तो राजस्थान के मेरे मित्र, कितना उन्होंने कोलकाता की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। असम जाता हूँ तो राजस्थान के व्यापारियों ने कितना वहां ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। तो इन लोगों में
एंटरप्रेन्योरियल एक्यूमेन है, इन लोगों में बिजनेस सेंस है। मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन मैंने आकाश जिंदल ने राजस्थान के व्यापारियों से बहुत कुछ सीखा है। एक एक रुपए की ये कीमत जानते हैं और एक एक रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है और कैपिटल को कैसे खाली नहीं रखा जाता, इन लोगों से मैंने सीखा है। तो ये लोग बहुत एंटरप्राइजिंग है। राजस्थान का यूथ भी बहुत टैलेंटेड है। अब सरकार भी लगी हुई है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो जाए तो राजस्थान डेफिनेटली गुजरात को मैच कर सकता है, बल्कि बहुत सी इंडियन स्टेट्स के सामने एग्जाम्पल सेट कर सकता है। राजस्थान में वो टैलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, और यूथ में भी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये भी आकाश जी की जिस तरह से सीएम ने भी कहा, और इसमें कोई बताने की भी बात नहीं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का जुड़ाव राजस्थान से रहा है और राजस्थान से बड़े इंडस्ट्रीज निकले हैं देश और दुनिया को लेकर। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बिजनेस एक्यूमेन की, वो बिल्कुल दिखाई पड़ता है। ठाकुरदास साहब, जो आकाश जी कह रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हर 6 महीने में एक परफॉर्मेंस रिव्यू हो, उसी से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल, टाइम बाउंड प्रोग्राम जैसा उन्होंने बताया, मैं भी कह रहा था टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए और ये हो पाएगा। अभी इनको टाइम बहुत है, इनके पास 4 साल का टाइम है। ये तो वास्तव में अगर ये भजनलाल जी इस मामले में थोड़ा और इंटरेस्ट लेवें और एक स्पेशल अधिकारी जो डायनेमिक हो और जो पॉजिटिव हो, जो जिसकी आदत है हेल्प करने की हो, या मुकेश शर्मा साहब थे एक IAS ऑफिसर, उस टाइप के कोई अधिकारी लगाएं जो सख्त भी हो और डायनेमिक भी हो, जो तो अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज या चीफ सेक्रेटरी भी तो मदद ही कर पाएंगे। हर फाइल का तो क्या देखेंगे, किस तरह देखेंगे। तो एक अधिकारी स्पेशल इस काम के लिए लगाया जाए, जो बड़ा अधिकारी हो, तो यही सब देखता रहे कि MOU कितना इम्प्लीमेंट हुआ, किस पार्टी का कितना काम हुआ, किसको कहाँ दिक्कत आई। बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी के लिए गया था कहीं, तो वहां पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे हैं, जो उनके आदमी थे। थानेदार ने आदमी भेज दिया कि जाओ उनको पीटो और ताकि वो भाग जाएं। अरे भाग जाएं, उन्होंने अभी 500 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने की सैंक्शन ली है, परमिशन ली है फलोदी में, बड़ी मुश्किल से मिली है, 2 साल बाद मिली है, और उसको फिर आप इस तरह से तंग कर रहे हो तो कैसे जाएगा इंडस्ट्रीज, कैसे जाएगा? इंडस्ट्रीज को 2 पैसे फायदा होगा तभी तो आएगा। चाहे राजस्थान से उनका संपर्क भी हो, राजस्थान से जुड़ाव भी है, चलो कर भी लेंगे, फिर भी उसको 2 पैसे मिलेंगे तभी तो आगे आएगा ना। मिलेगा ही नहीं, उल्टा नुकसान होगा तो क्यों नुकसान में आएगा? तो ये थोड़ा देखने की बातें हैं कि उनका जो काम हो टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से काम हो, और जो वो खुद भी ऐसा करें। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, इंडस्ट्रियल जमीन लेके बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। जैसे बिरला वालों की जमीन JDA ने कैंसिल करी है, बिल्कुल, तो उनको हॉस्पिटल खोलना था, वो खोला नहीं। तो इस तरह से उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिनको जमीन अलॉट होती है। अब आखिरी पड़ाव पर है अग्रवाल साहब, आपके पास एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से अभी ठाकुरदास साहब ने कहा, क्योंकि इंडस्ट्री से आपको जरूरत होती है लोकल लेवल पे प्रशासन से निजात, जो एक रेड टेप कहें कि प्रशासन का रहता है, उससे निजात पाने की। आपको क्या लगता है, क्योंकि बिजनेस करना और बिजनेस की बातें करना और धरातल पर उस बिजनेस को होते देखना, इंडस्ट्री को लगते देखना और इंडस्ट्री को ग्रो करते देखना, अपने आप में एक बड़ा ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम होता है। उसके लिए पूरा सिस्टम सेंसिटाइज होना पड़ता है। गुजरात के हम बार बार उदाहरण देते हैं, तो गुजरात को 20 साल पहले देखें और अब देखें तो लगता है एक सिस्टम यूनिफॉर्मिटी के साथ में, उस अप्रोच के साथ काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से आकाश भी कह रहे थे, ठाकुरदास साहब भी कह रहे हैं, लोकल लेवल पर क्या उतनी संवेदनशीलता प्रशासन में हमारे यहाँ ट्रेनिंग को लेवल पे या फिर इम्प्लीमेंटेशन को लेवल पे है, या फिर उसको सबसे ज्यादा फिलहाल थर्स्ट करने की जरूरत, उस पर जोर डालने की जरूरत है? मेरे हिसाब से अपने राजस्थान में इस पे बहुत ज्यादा कमजोरी है। आप लास्ट देखेंगे 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट राजस्थान में MOU हुए थे और धरातल में बिल्कुल 0/0 कुछ भी नहीं हुए। कुछ अभी जो जमीनें अलॉट की थी वो भी करीब करीब अब कैंसिलेशन के दौर पे है। तो सरकार को जरूरी है, जैसे मेरे बड़े भाई आकाश जी ने बताया, कि आपको ये देखना है कि जो भी MOU हो रहे हैं उसके साथ लोकल संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को भी उसका एक पार्ट बनाया जाए, ताकि उसका रिव्यू हो सके और पता चल सके। रिव्यू के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, उसका रीजन क्या है, उसकी क्या तकलीफ हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें क्या उसके आगे जो साइन होने थे कागज से नहीं हो पाए, किन कारणों से नहीं हो पाए, क्यों जगह अलॉट नहीं हो पाई, तो वो सारे रीजन उनको पता रहेंगे। तो हो सकता है वो सरकार को टाइम टू टाइम सुझाव अच्छे देखे और उसका समाधान कर सके और उन इम्प्लीमेंट को लागू करा सके।
तो टाइम बाउंड के साथ साथ जैसे आप देखो राजस्थान में व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया, इन सब में भी मेरे हिसाब से आपके राजस्थान के व्यापारियों का ही इसमें भागीदारी होनी चाहिए, वो ही इसमें होने चाहिए। आप एक आईएएस को चेयरमैन बनाए, उसके साथ साथ टीम के अंदर लोगों को, ऐसे लोगों को ले जो इस व्यापार और उद्योग के लिए समर्पित है और आगे बढ़ने के लिए अपना टाइम भी दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सुझाव अच्छा है कि सरकार को इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल, वो एक कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, और ठाकुरदास साहब आप जुड़े। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया जो इंसाइट आपने भी दर्शकों के साथ साझा की। तो निश्चित रूप से अब हर राजस्थानी चाहेगा कि राजस्थान राइज हो, राइजिंग राजस्थान ना सिर्फ सपना रहे बल्कि अब हकीकत बने। दिसंबर में जब समिट होगी तो उसको लेकर जो मुंबई में अब एक आधारशिला रखी गई है वो वाकई आगे बढ़े, यही राजस्थानी चाहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।